गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप बिरड़ा आज जनरल साइंस का टॉपिक लेके आए हैं एटम। एटम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जनरली हम बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ ब्रह्मांड में पाए जाने वाली वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या कुछ ना कुछ जिसका द्रव्यमान होता है, उसका भार होता है, वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ को हम देखें तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जनरली हम अवस्थाएं जो पढ़ते हैं वो पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्यतः हम पढ़ते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पहली है ठोस अवस्था, दूसरी द्रव्य अवस्था और तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण जो हैं, पदार्थ में कण पास पास होते हैं और आकर्षण बल अधिक होता है, इसी कारण ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये मजबूत कठोर होता है। और ठोस अवस्था के हम उदाहरण देखें तो पत्थर है, धातुएं हैं जितनी भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, फर्श देख लो अपना, और भी प्रकृति में हम चारों तरफ दिन रात दैनिक जीवन में खूब चीजें देखते हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव अवस्था की हम बात करें, ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं और इसमें आकर्षण बल है वो ठोस के कणों की तुलना में कम हो जाता है। द्रव अवस्था के उदाहरण देखें तो जल है, मतलब तरल पदार्थ जितने भी हैं उनको कौन सी अवस्था में लेंगे? द्रव अवस्था में लेंगे। जल, अपना तेल, घी, इन जो भी बहता है, बहने का जिसमें गुण पाया जाता है वो सारे कौन से में? द्रव अवस्था में। बहने का गुण गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं और दिखाई नहीं देते। गैसीय अवस्था में कण, गैस के कणों को हम देख थोड़ी सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या वायु में बहुत सारा मिश्रण है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, उसको हम देख नहीं सकते। तो गैस का उदाहरण हो जाएंगे वायु वैसे एक मिश्रण है, वायु को गैसीय अवस्था में अकेले नहीं कह सकते। और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब हम प्रकृति के सभी जो पदार्थ हैं उनको तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं उनके गुणों के आधार पे, और गुण उनके भौतिक रूप से देखने पे ही हमको पता चल जाएगा कौन सी अवस्था में ये पदार्थ है। अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार की, और ये जो अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं को एक से दूसरी में, दूसरी से अगली अवस्था में, एक दूसरी अवस्था में आपस में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे हम बात करें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तीन अवस्थाएं हैं और इनको एक हम डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ को अत्यधिक ताप पे हमने गर्म किया और ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो संघलन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? संघलन। और संघलन की क्रिया होगी तो पदार्थ किस में बदल जाएगा? द्रव्य अवस्था में। और द्रव्य को भी अत्यधिक ताप पे हम गर्म करेंगे तो वाष्पन की क्रिया होगी, और वाष्पन की क्रिया जब होगी तो द्रव पदार्थ किस में बदल जाएगा? गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। अब इसी गैसीय अवस्था जो है, इसको गैस को अत्यधिक ताप पे दबाएंगे और क्रिया होगी किसकी? संघनन की। और ताप भी कम करेंगे और दाब अधिक करेंगे तो संघनन की क्रिया से वापस पदार्थ, गैसीय जो पदार्थ है वो किस में बदल गया? द्रव अवस्था में बदल गया। और द्रव्य है उसका तापमान अत्यधिक कम करेंगे, बहुत निम्न ताप पर उसको जमाएंगे तो जमने की क्रिया होगी और पदार्थ किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तो एक अवस्था परिवर्तन में एक क्रिया ये भी देखते हैं, संघनन कौन सी होगी? ठोस से द्रव में बदलना। वाष्पन कौन सी होगी? द्रव का गैस में बदलना। संघनन कौन सी होगी? गैस का द्रव में बदलना। और द्रव का ठोस में बदलना कौन सी क्रिया होगी? जमना। इन सभी पे क्वेश्चन बनते हैं।
एक दूसरे में छोटी एग्जाम होती है उनमें छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सामान्य से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते। इसके बाद देखें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता है वो होता है कि ठोस है वो सीधा गैस में बदल सकता है बिना द्रव अवस्था है। तो परिभाषा यहां से जो मैं अभी बताने वाला हूं ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया, ठोस है वो सीधा किस में बदल गया, गैस में। अब ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैसीय अवस्था में बदल गया, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। और ये मुख्यतः देखें नौशादर कपूर जो होता है उसको हम गर्म करेंगे, तवे पे डाल दो, या नमक है उसको भी हम गर्म करते हैं, या सबसे ज्यादा कपूर को, आपकी कपूर की गोली जो घर पे मिलती है अपने सामान्यतः कपड़ों में लगाने के लिए, उसको हम रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसको गर्म करते हैं, वो बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है एग्जामों में। ये हमने बात की पदार्थ की अवस्थाओं की, और पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं, किस प्रकार बदलती हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार की। पदार्थ के प्रकार की हम बात करें तो पदार्थ है मुख्यतः दो प्रकारों में पाया जाता है। एक है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब जो प्रकृति में तत्व है या यौगिक हैं वो शुद्ध अवस्था में समान रूप से वितरित होकर पदार्थ जो बनाते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है मिश्रण। मिश्रण में अनिश्चित अनुपात होता है, तत्व और यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं और क्या बना लेते हैं, मिश्रण बना लेते हैं। शुद्ध तत्व है वो पुनः दो प्रकारों में है। एक है तत्व। तत्व स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला होता है, प्रकृति में स्वतंत्र होता है और अविभाजित होता है, तत्व अविभाजित कण है। दूसरा है यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। एक निश्चित मात्रा में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, यौगिक का। जबकि मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर, अनिश्चित अनुपात में, कोई अनुपात निश्चित नहीं है कितनी मात्रा किसकी है, वो क्या कहलाता है, मिश्रण। तत्व का उदाहरण देखें तो तत्व में जितने भी समान परमाणु से मिलकर बने हुए परमाणु हैं, जैसे हम बात कर लो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, सोडियम धातु वो तत्व ही है, लोहा, सोना, इन जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे किसमें, तत्व में माने जाएंगे। ये समान पदार्थ शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं प्रकृति में। यौगिक, यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्व है निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बना लेते हैं, यौगिक। जैसे हम बात करें जल की, और जल कौन कौन से दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। ये क्या है, जल, जल है। इसके अलावा हम देखें चीनी, शुगर जो होती है वो भी यौगिक है। मिश्रण के तरफ हम बात करें तो इसमें तत्व और या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक अनिश्चित अनुपात में, कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, मिलकर क्या बना लेते हैं, मिश्रण। अब मिश्रण के भी दो प्रकार हैं, एक है समांगी मिश्रण, एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में समान अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ मिलकर जो बनाते हैं वो समांगी मिश्रण, यानी इसमें कण समान रूप से वितरित होते हैं। और विषमांगी में कोई जरूरी नहीं है समान रूप से वितरित हो। समांगी मिश्रण में बात करें चीनी का घोल, जैसे चीनी को जल में घोलते हैं तो हमको बाद में उसमें देखने पे कोई पता नहीं चलता कौन सा चीनी का कण है, कौन सा जल का कण है। और विषमांगी मिश्रण में रेत और कंकड़ मिला दो, चाहे अपना अनाज है, अनाज में कंकड़ मिले हो, वो सारा किस में आता है, विषमांगी मिश्रण में आता है। तत्व है, तत्व भी अपने आप में दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम इनको। जितनी भी धातुएं हैं वो तो धात्विक तत्व होती है, तो धातु और अधातु। अधातुओं में लगभग सारी गैसें हैं, और धातुओं में जो भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं वो सारी धातुएं। एक धातु आपको यहाँ क्वेश्चन बताऊं आपको, सामान्य जो कमरे की ताप पर है, एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी या पारा।
काफी बार ये प्रश्न आता है, मरकरी या पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। ये आपके पदार्थ थे, पदार्थ के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं हम परमाणु की। क्यों ये पदार्थ जो बना होता है, जो कण होते हैं, वो सबसे सूक्ष्म इस पदार्थ के कणों की बात करें तो परमाणु ही इसमें आता है। परमाणु परमाणु के बारे में लगभग 18वीं शताब्दी में भारत का एक दार्शनिक था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, और महर्षि कणाद ने अविभाजित कणों, पदार्थ का वह अविभाजित कण, पदार्थ को विभाजित करते जाएं, लास्ट में एक छोटे से छोटा ऐसा कण रहता है जो अविभाजित होता है, आगे उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको, उस सूक्ष्म कण को महर्षि कणाद ने क्या कहा? परमाणु कहा। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में पदार्थ के निर्माण में तत्व को संयोजित होने के कारण इन लिवासी नामक एक वैज्ञानिक आया, उसने 2 नियम दिए, द्रव्य संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद में परमाणु के बारे में वास्तविक रूप से बताया डाल्टन ने 19वीं शताब्दी में। डाल्टन ने 1909 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक आया और उसने अपना 1808 में डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें परमाणु के बारे में सारे बिंदु इन्होंने क्लियर किए। इन्होंने बताया कि जो सभी द्रव्य हैं या सभी पदार्थ हैं परमाणु से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य या सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं। और दूसरा ये कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ या यौगिक या तत्व या मिश्रण का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और पदार्थ है जिसका द्रव्यमान न तो सर्जित किया जा सकता और न ही विनाश किया। ऐसे करके 5-6 पॉइंट डाल्टन ने बताए। उसके बाद में हमें क्लियर हुआ कि परमाणु वास्तव में है क्या। अब हम बात करें परमाणु की संरचना की। 20वीं शताब्दी जब आई तो 20वीं शताब्दी में परमाणु को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट द्वारा यह पता कर लिया कि परमाणु वास्तव में अविभाजित कण है, नहीं होता, जबकि यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और परमाणु की जो संरचना की बात करी उसमें अविभाजित जो कण थे वो कौन से पाए गए? परमाणु में 3 मुख्यतः कण पाए जाते हैं। थोड़ी संरचना देखें हम कक्षा 7 की किताब से, तो परमाणु जो होता है उसके एक मध्य भाग होता है, गोल आकार का परमाणु होता है, उसमें एक मध्य भाग होता है और उसके बाहर बाह्य कक्षाएं होती हैं। जो मध्य भाग है परमाणु का उसमें 2 कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। कौन कौन से 2 कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाह्य भाग है उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि परमाणु के मध्य भाग में कौन कौन से, या परमाणु का जो नाभिक, ये जो मध्य भाग है इसको क्या नाम दिया? नाभिक। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और बाह्य भाग में कौन सा कण उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अब इसका आवेश की बात करें तो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण है। प्रोटॉन धनावेशित, ये भी क्वेश्चन है कि प्रोटॉन कैसा कण है? धनावेशित। न्यूट्रॉन ऋणावेशित, सॉरी न्यूट्रॉन उदासीन, कोई आवेश नहीं होता इस पे। और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। अब इसकी खोज के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो इसकी खोज के बारे में बात करें हम तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन नाम दोनों आते हैं, दोनों ही सही हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड में। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने।
जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, जे थॉमसन। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है बनाया हुआ, ईंट पर नाच। क्यों आपस में ये चीजें हम भूल जाते हैं जल्दी कि किसकी खोज किसने की, तो एक ट्रिक बनाया हुआ है, ईंट पर नाच। ई का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब यहां क्या हो गया, थॉमसन, पर पै का मतलब यहां प्रोटॉन, और रे का मतलब रदरफोर्ड, और नाच में ना का मतलब न्यूट्रॉन, और चे का मतलब चैडविक। तो इस तरह इस ट्रिक से हम ये याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की, जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की जगह अगर नाम गोल्डस्टीन का आए तो वो भी सही है, दोनों नाम एक साथ कभी आएंगे नहीं। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। ये परमाणु की ऐसी संरचना होती है, ये बाह्यतम भाग होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आंतरिक भाग में जिसको नाभिक नाम दिया, नाभिक नाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना वैसे देखें गोलाकार होती है, क्योंकि बीच में नाभिक और चारों ओर कक्षाएं होती हैं। तो परमाणु की संरचना की बात करें तो गोलाकार संरचना है। संरचना के लिए मॉडल दिए विभिन्न, परमाणु की संरचना के विभिन्न मॉडल। मुख्य मॉडल हम देखेंगे तो पहला मॉडल दिया जे टॉमसन ने या थॉमसन ने, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। और जे टॉमसन का परमाणु मॉडल विभिन्न नामों से जाना जाता है, तरबूज मॉडल, पलंग पुडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से कि तरबूज मॉडल किसने दिया, पलंग पुडिंग मॉडल किसने दिया, क्रिसमस केक मॉडल। ये भी इसका कारण है, वो बताऊंगा अभी मैं। ये पहला परमाणु मॉडल है, इसके अनुसार परमाणु धनावेशित गोला है। इसने क्या कहा, टॉमसन ने ये कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और इस गोले में ऋणावेशित कण बिखरे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तरबूज मॉडल, तरबूज को हम देखते हैं, तरबूज लाल जो गिरी होती है वो एक तरह से धनावेशित गोला है, और उसमें जो बीज हैं वो बीज बिखरे रहते हैं। तो वो बीज क्या है, एक तरह से ऋणावेशित कण बिखरे हैं। तो इसका मतलब ऋणावेश और धनावेश है, उसका परिणाम यानी जो गिरी है वो और उसमें अंदर बिखरे हुए बीज, उसका जो परिमाण है वो समान होता है। और परिमाण समान है तो उसका विद्युत मतलब अपने आप हो गया, बराबर हो गया, ऋणावेश और धनावेश बराबर हो गया मात्रा में, तो उसको वो क्या है, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। विद्युत का उदासीन होता है परमाणु। पूछ ले परमाणु की प्रकृति कैसी होती है विद्युत के प्रति, तो परमाणु की प्रकृति विद्युत के प्रति उदासीन होती है। अब इसको तरबूज मॉडल क्यों कहा गया, कि तरबूज जैसा गोला है, यानी गिरी एक तरह से धनावेशित गोला है और अंदर बिखरे हुए कण यानी जो बीज हैं वो कैसे हैं, ऋणावेशित कण है। इसी प्रकार पलंग पुडिंग मॉडल, पलंग पुडिंग होती है कि मावे की जो पूड़ी बनी होती है उस पे अलग अलग मेवे बिखरे रहते हैं, तो वो बिखरे हुए मेवे तो क्या है, एक तरह से ऋणावेशित कण है, और जो पूरी बनी हुई है वो क्या है, धनावेशित गोले के समान है। इसी प्रकार क्रिसमस का जो केक बना होता है, केक में भी सूखे जो मेवे रखे हुए हैं वो तो ऋणावेशित कण है, और जो मावे का चारों तरफ से बना हुआ है वो क्या है, धनावेशित गोले के समान होता है। इस कारण ये अलग अलग नाम दिए गए। फिर इसके बाद में इन्होंने ऋणावेशित, इसने इतना ही बताया कि धनावेशित गोला होता है और ऋणावेशित कण बिखरे रहते हैं। मतलब इसकी मोटी मोटी बात इसने क्या बताई कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। इसके बाद में आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, सोने की एक पन्नी ली, बहुत महीन पन्नी, और उस पन्नी पे क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, जो जहां क्वेश्चन पुटअप होता है वो उसकी बात करेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछते, रदरफोर्ड है, सोने की किस धातु की पन्नी ली थी, सोने की पन्नी ली थी, उसपे कौन से कणों की बौछार कराई, अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कणों की बौछार कराकर उसने एक प्रयोग किया, और उसने प्रयोग से यह सिद्ध हो गया, अल्फा कणों की खूब सारे अल्फा कण छोड़े और खूब सारे अल्फा कण छोड़े, उसके बाद उसने उसका निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष के अनुसार यह हुआ कि परमाणु का जो केंद्र है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, और जो केंद्र धनावेशित होता है उसको उसने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि नाभिक की खोज किसने की, नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की, और नाभिक की खोज के बारे में रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। यह क्वेश्चन भी आता है कि नाभिक की खोज किसने की, या नाभिक की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, तो रदरफोर्ड साहब का नाम आएगा यहाँ पे। और इन्होंने परमाणु का लगभग द्रव्यमान
इन्होंने ये भी बताया कि नाभिक होता है उसमें ही परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु में ऋणांशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसने कक्षाओं की कोई चर्चा नहीं की, इसने इतना ही कहा कि बीच में नाभिक होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार जो होता है वो परमाणु के आकार से कई गुना छोटा होता है, लेकिन इसने ये पॉइंट अच्छे दिए। सबसे अच्छी बात, नाभिक के बारे में इसने जानकारी दी, इसने परमाणु उदासीन होता है ये जानकारी दी। छोटी छोटी जानकारियां सही है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़ी सी कमी रही। वो कमी ये रही, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि परमाणु अस्थायी होता है, जबकि वास्तव में परमाणु कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने, ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने स्थायित्व के बारे में नहीं समझाया, ये इसकी कमी रही। परमाणु संरचना का तीसरा मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की जो कमी रही थी, रदरफोर्ड की कमी ये रही थी, रदरफोर्ड ने इतना ही कह दिया कि नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन नील्स बोर ने इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। नील्स बोर ने कहा परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और वो जो निश्चित कक्षाएं हैं उन्हें विविक्त परमाणु की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। और ये कक्षा या कोश, इसको KLMN या 1 2 3 4 से दर्शाया जा सकता है, और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा वितरित नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता रहेगा तो उनकी ऊर्जा वितरित नहीं होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु एक स्थायी कण होता है। इसमें देखो कि निश्चित कक्षाएं हैं, नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ ये निश्चित कक्षाएं हैं। निश्चित कक्षाओं में जो आंतरिक भाग है उसको नाभिक कहते हैं। इसकी खोज तो रदरफोर्ड ने कर दी थी। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये धनावेशित भाग है पूरा। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए धनावेशित गोला हो गया है, धनावेशित भाग हो गया। इसके बाह्यतम भाग है उसमें विभिन्न कक्षाएं हैं निश्चित, और उन कक्षाओं को क्या नाम देंगे? पहली कक्षा है K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N। और इन कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, इसके बारे में, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में किसने बताया? बोर एवं बरी। नील्स बोर और बरी नाम के वैज्ञानिक थे। उसने जो नियम दिया उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके नियमानुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। एक सूत्र है 2n²। n यहाँ पे क्या है? ऊर्जा स्तर या कक्षाएं हैं, जो KLMN है वो कक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम क्या भरते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे हम n बराबर 1 रखें, कक्षा कौन सी होगी? K। तो इसमें कैसे भरे जाएंगे? 2n², तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 एकम 2, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। दूसरी कक्षा n बराबर हम 2 रखें तो कक्षा कौन सी हो जाएगी? L, यानी दूसरी कक्षा L आती है। तो L तो यहाँ पे 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 दूनी क्या कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आ गए? 8। तीसरी कक्षा की बात करें तो n बराबर 3, n बराबर 3 रखें, कक्षा कौन सी हो गई? 3, तीसरी कक्षा m हो गई। और 2n² के नियम से 2 गुणा n की जगह 3 का स्क्वायर बराबर 3 तिया कितना होगा? 9, तो 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार क्रम से आगे चलेंगे। n बराबर 4 रख दो, 4 रखेंगे तो कक्षा कौन सी हो गई? n, और यहाँ 2 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, तो 2 गुणा 16, 16 दूनी 32। यानी इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर एंड बरी नियम के अनुसार करते हैं। इसके बाद परमाणु का चौथा मॉडल, वैसे विशेष क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। यानी कुछ नील्स बोर के मॉडल में कुछ कमियां रही, उसको थोड़ा सा दूर करके इसने सुधार किया। उसमें इसने इतना ही किया कि नील्स बोर ने कहा जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं, जबकि सोमरफील्ड ने कहा वो कक्षाएं वर्ताकार न होकर दीर्घ वर्ताकार होती हैं। और इसके ज़्यादा डिटेल में जाए तो वो तो आगे जनरल साइंस में नहीं आएगा। अब फिर हम बात करते हैं परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक की। परमाणु संख्या क्या होती है या परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होती है उसके बराबर ही संख्या प्रोटॉनों की होगी। कारण ये है कि हम कहते हैं कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन कब होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तभी तो उसका आवेश बराबर होगा, तभी वो उदासीन होगा। तो परमाणु संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। हम ऐसे कह सकते हैं कि Z जो है परमाणु क्रमांक, वो किसके बराबर है? P या E के बराबर, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या P प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देता है क्वेश्चन में, और पूछ लेगा कि
या इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं भी दे, क्रमांक का आपको पता है तो उसमें पूछ लेता है कि फलाने तत्व या परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो उसका जवाब हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर दूसरा है एक द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में, हमने अभी रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक होता है, नाभिक में ही संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में निहित होता है। तो नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? नाभिक में दो कण है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन उदासीन कण, प्रोटॉन धनावेशित कण। तो इन दोनों की संख्याओं का जो योग कर दें, इनके दोनों के द्रव्यमानों का योग कर दें, तो वो किसका द्रव्यमान हो जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या एक तरह से क्या है? नाभिक का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान संख्या ए बराबर लिख सकते हैं P प्लस एन। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? आपको किसी भी का कोई तत्व दे देगा और उसकी द्रव्यमान संख्या दे देगा, और आपको पूछ लेगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का हम पता कैसे लगता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक हमको अगर किसी का पता है तत्व का, तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, और प्रोटॉनों की संख्या हमको मिल गई और द्रव्यमान संख्या मिल गई, तो न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? द्रव्यमान संख्या आपको दी हुई है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो उल्टा करेंगे हम, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। कहने का मतलब आपको ए द्रव्यमान संख्या पूछे तो आपको करना है P प्लस एन, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों दी हुई होगी क्वेश्चन में। और अगर आपको द्रव्यमान संख्या दी हुई है और प्रोटॉन की संख्या दी हुई है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। और आपको कई बार क्या होता है? द्रव्यमान संख्या दे देता है और न्यूट्रॉन की संख्या दे देता है, और प्रोटॉन की संख्या में पूछ के आपको पूछता है कि तत्व का नाम बताइए उसका। तो तत्व का नाम कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या हमको पता है, प्रोटॉन संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो P बराबर A माइनस एन, और P बराबर P की संख्या आ जाएगी, यानी प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। तो अपने पास मतलब क्या आ गया? परमाणु संख्या आ गई। और परमाणु संख्या किसी की आ जाती है तो परमाणु संख्या से हम आवर्त सारणी आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक उसमें देखेंगे। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या से हम तत्व का पता लगा लेते हैं, कितने नंबर का तत्व कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। हम जितना पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा संभावना कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाने की रहती है। इसके बाद परमाणु का जो तत्व है उसको प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं? कोई भी तत्व उसका प्रतीक, और प्रतीक के आपको बताऊं, प्रतीक के सबसे पहले प्रतीक के बारे में डाल्टन ने बताया था, उसके बाद बर्जलियस आए थे, बर्जलियस ने बताया, और बर्जलियस और डाल्टन दोनों में थोड़ा सुधार करते हुए एक संस्थान है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन विज्ञान संघ। और रसायन विज्ञान संघ, इस संघ ने जो, यह संघ कई देशों का संगठन है, इसका जो प्रचलित नाम है वो ही मान्य होता है। इसने सब उसको देखते हुए डाल्टन का और बर्जलियस का, उसके अनुसार इसने ये तीसरा सुधारात्मक ये दिया कि तत्व का प्रतीक बीच में लिखते हैं और उसके पैरों में नीचे की तरफ परमाणु संख्या और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। और जो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, P यानी प्रतीक है किसी भी तत्व का, उसके ऊपर द्रव्यमान संख्या और नीचे पैरों की तरफ क्या होगी? उसकी परमाणु संख्या लिख देंगे।